पाकिस्तान से एक विशेष खबर सामने आ रही है। वहां पर पहली बार एक हिंदू महिला ने चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल किया है। ये खबर अपने आप में विशेष हो जाती है। विशेष इस संदर्भ में हो जाती है कि जब आप पाकिस्तान जैसे देश की बात करते हैं तो वहां पर जो एक्सट्रीमिज्म है, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के खिलाफ, वो काफी ज्यादा है। तो उस लिहाज से जो पूरा डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो रही पाकिस्तान की बात। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारत की, कि भारत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी क्या स्थिति है। उस पूरे ब्यूरो को, उस पूरे डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की जो रूपरेखा है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, भारतीय विधायिका में क्या स्थिति है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा वैश्विक स्थिति को भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का कारण क्या है, उस पर भी बात करेंगे। इस संबंध में किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं, मेजर्स क्या हो सकते हैं, उनको भी समझेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे मुख्य तौर पर विधायिका और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इन खंडों से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भारतीय विधायिका में महिलाओं की क्या स्थिति है एक बार मोटा मोटा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वर्तमान स्थिति की बात करें तो लोकसभा को सबसे पहले आप देखेंगे, क्योंकि लोकसभा भारतीय विधायिका में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा को अगर आप देखें तो लोकसभा में कुल जो संख्या है वो 543 है और इसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 15% से भी कम है, 14.9% के आसपास है। तो इनकी जो संख्या है महिलाओं की भारतीय लोकसभा में वो 78 के आसपास है। यानी कि भारत में जितनी भी सीटें हैं लोकसभा में, तकरीबन जो 543 सीटें हैं उसमें से 78 जो सीटें हैं वो महिलाओं को मिली हुई हैं। तो ये जो है, हालांकि वैसे तो देखने में बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन ये अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर रहा है। इसके अलावा आप राज्यसभा की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 14% के आसपास है। वहीं भारत की राज्य विधानसभाओं की अगर आप बात करें तो भारत की बहुत सारी राज्य विधानसभाएं हैं जहां पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10% से भी कम है। जैसे अगर आप इनके नाम जानने की कोशिश करें तो इसमें आपको आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, यहाँ पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10% से भी कम है। इसके अलावा अगर आप इतिहास की बात करते हैं, यानी कि भारत की जो पहली लोकसभा थी, तो भारत की पहली लोकसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो 5% के आसपास था। और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में आपका 15% के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वैश्विक औसत की बात करें कि ग्लोबल एवरेज क्या है, तो ग्लोबल एवरेज 24% के आसपास है। यानी कि अभी भी हम ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा पीछे मौजूद हैं। तो ये हमने एक ओवरऑल भारत की क्या प्रोफाइल है उस पर बात की। इस पूरी प्रोफाइल को एक बार आप मैप पर भी, एक बार आप चार्ट पर भी देख सकते हैं। जब हमारी फर्स्ट लोकसभा का गठन हुआ था तो वहां पर विमेन रिप्रेजेंटेशन 5% के आसपास था। यानी कि तकरीबन 24 जो है महिलाएं वहां पर हमें देखने को मिली थी। इसके बाद धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन में बढ़ोतरी होती है। आपका जो सेकंड लोकसभा थी वहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके बाद लेकिन वहां से कमी होनी शुरू होती है और कमी जो होती है वो आपकी 6th लोकसभा तक होती है। इसके बाद आपका बढ़ोतरी देखने को लगातार मिल रही है और वर्तमान समय में ये 15% के आसपास आपका पहुंच गया है। तो ये हमने पूरे डेटा की बात की कि लोकसभा में जो विमेन MPs हैं उनका परसेंटेज क्या है। इस पूरे मामले को भी, इस पूरी स्थिति को हमने समझ लिया। अब एक बार हम ग्लोबल लेवल पर क्या सिचुएशन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से देशों की स्थिति विमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में सबसे बेहतर है। तो आप उस देश का नाम जानकर बिल्कुल चौंक जाएंगे। वो देश है रवांडा। रवांडा में महिलाओं की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा बेहतर है। और विशेष बात यह है कि रवांडा में महिलाओं को कोई आरक्षण भी नहीं दिया गया। वहां पर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 61% के आसपास है। इसके अलावा क्यूबा में अगर आप देखेंगे तो 53% के आसपास है। इसके अलावा और भी कई देश हैं। मेक्सिको है जिसमें आपको 50% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। न्यूजीलैंड है जहां आपको 50% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये जो देश हैं, इन देशों ने काफी ज्यादा बेहतर काम किया है। जब आप लोकसभा में, जब आप इनकी जो असेंबली है वहां पर विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी इस पूरे मामले में क्या स्थिति है। तो इसमें जो सबसे बेहतर काम किया है विकसित देशों के मामले में वो है फ्रांस।
फ्रांस ने इस मामले में सबसे बेहतर काम किया है। 37% विमेन रिप्रेजेंटेशन आपको फ्रांस में दिखाई दे जाएगा। यूके में अगर आप बात करें तो 35, जर्मनी में भी 35, इसके अलावा इटली में 32 और यूएस में 29। चाइना को अगर आप देखें तो वहां पर 25% रिप्रेजेंटेशन विमेंस को मिला हुआ है। ब्राजील में 18%, रशिया में 16 और जापान में 10%। और भारत का कितना है? भारत का हमने देख लिया 15% से भी कम है। तो ये हमने पूरी ग्लोबल प्रोफाइल को भी देख लिया है। तो भारत केवल जापान से आगे है, बाकी जो भी सारे देश हैं उन सभी देशों से भारत आपको पीछे दिखाई दे जाएगा, खासतौर पर जब आप उन देशों की बात करते हैं जो कि इकोनॉमी के मामले में सबसे आगे हैं। तो ये हमने एक ओवरऑल ग्लोबल प्रोफाइल की बात कर ली है। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन कम है उसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो एक बार उनके संभावित कारणों पर भी बात करते हैं। इसमें से जो पहला कारण है वो है पितृसत्तात्मक मानसिकता, यानी कि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट लगातार हमारी सोसाइटी में चला रहा है, जहां पर ये महिलाओं को एक कमतर, एक दोयम दर्जे की कैटेगरी में देखा जाता है। वो जो माइंडसेट है, वो जो मानसिकता है, वो महिलाओं को आगे बढ़ने से लगातार रोकती रहती है। और इसी मानसिकता का परिणाम है कि हमारे समाज ने महिलाओं के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, कुछ पैरामीटर्स निर्धारित किए हैं कि एक बेहतर महिला क्या होगी। और कई बार उन्हीं मानदंडों की वजह से, उन्हीं पैरामीटर्स की वजह से महिलाएं सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो जो रूढ़ियां मौजूद हैं, जो आपका इस तरह की जो विचार हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट विचार हैं या फिर जो कंजर्वेटिव विचार हैं, उन विचारों की वजह से कई बार महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा शिक्षा तक पहुंच भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। अक्सर आप देखेंगे कि जब आप पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है उसकी तुलना महिलाओं के लिटरेसी रेट से करेंगे तो महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है, जो शिक्षा दर है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो महिलाओं के बीच शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें अवसरों का पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर जा सकती हैं, वो अपने देश के विकास में, अपने समाज के विकास में, अपने परिवार के विकास में कितना ज़्यादा योगदान दे सकती हैं। तो शिक्षा की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में भी आपको रिप्रेजेंटेशन की कमी देखने को मिलेगी। खुद राजनीतिक दलों में बड़े बड़े पदों पर इतनी महिलाएं देखने को नहीं मिलती हैं। आपने भी खबरों में अक्सर देखा होगा कि जो राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े, वहां पर जो बड़ी पोस्ट हैं वो अक्सर पुरुषों के पास मौजूद होती हैं। और इसका जो परिणाम है वो भी यही है, पितृसत्तात्मक मानसिकता। इसकी वजह से होता है कि हमारे जो राजनीतिक दल हैं वहां पर महिलाओं को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा हिंसा और उत्पीड़न, खासतौर पर जब आप पॉलिटिकल उत्पीड़न की बात करते हैं, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है महिलाओं को पीछे ले जाने में। इसके अलावा असमान अवसर, महिलाओं को इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो इन्हीं समान अवसरों के अभाव में महिलाओं की स्थिति में हमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से आप कह सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है वो वर्तमान समय में भारतीय जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो आपका लेजिस्लेटिव पूरा लैंडस्केप है, या फिर आप पॉलिसी मेकिंग में भी देखें तो वहां पर महिलाओं को इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। ये हमने इस पूरे विषय की बात की, पूरे कारणों को समझा। अब हम बात करते हैं कि संबंध में उपाय क्या अपनाए जा सकते हैं। तो जैसे तो एक जो उपाय है वो यही है, जो सरकार द्वारा लागू भी किया जा रहा है, कि हम अपनी विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू कर सकते हैं। और इस आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार ने एक कानून भी बनाया है, एक संविधान संशोधन भी लेकर आई है। इस कानून का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या बात की गई है? इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है लोकसभा के अंदर। इसके अलावा जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वहां पर भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का प्रयास किया गया है। तो ये एक बड़ा प्रयास साबित हो सकता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है। यानी कि अब वो समय आ गया है कि जब महिलाओं को राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए और वहां पर बड़ी पोस्ट उन्हें प्रदान की जानी चाहिए, ताकि उनको आगे बढ़ने का और ज्यादा अवसर मिल सके। इसके अलावा ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। यानी कि महिलाओं को और ज्यादा शिक्षित किए जाने की जरूरत है, उन्हें और ज्यादा सिखाने की जरूरत है कि आपके पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं, आपके सोशल राइट्स क्या हैं, आप क्या अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके बारे में महिलाओं को जागरूक करना जरूरी है।
खासतौर पर जब आप ग्रास रूट लेवल पर बात करते हैं, जब आप ज़मीनी स्तर पर बात करते हैं, तो वहाँ पर जो महिलाएँ हैं, क्योंकि उनमें लिटरेसी रेट कम है, तो उनमें उनके पास अपने अधिकारों को लेकर, अपने राइट्स को लेकर इतनी ज़्यादा जागरूकता देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, उनका जो उत्पीड़न किया जाता है, उसको भी संबोधित करने की ज़रूरत है। इसको लेकर हमें राजनीतिक दलों को प्रेरित करना चाहिए कि वो अपने अंदर इस तरह का मैकेनिज़्म बिठाएँ, जहाँ पर यदि किसी महिला के साथ इस तरह की घटना हो रही है, तो उस घटना को महिला रिपोर्ट कर सके पार्टी के भीतर रहते हुए, और रिपोर्ट करने के बाद उस पूरी रिपोर्ट पर कार्यवाही भी की जाए। तो कार्यवाही करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जब महिलाएँ बाहर काम करने जाती हैं, तो अतिरिक्त दबाव आता है। एक तो घर का भी काम करना पड़ता है उनको समाज की स्थिति की वजह से, दूसरा उन्हें बाहर का भी। तो इसके बीच में हमें अपने समाज में इस तरह की जागरूकता बनाने की ज़रूरत है कि एक जो वर्क लाइफ बैलेंस की अवधारणा है, उस अवधारणा को हम लागू कर सकें और उन्हें और ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक की बात की कि क्या-क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं महिलाओं को राजनीति में, विधायिका में, पॉलिसी मेकिंग में और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है, उस प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा से कथन सही है या है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जो है इसके माध्यम से लोकसभा में महिलाओं के लिए 50% सीटों के आरक्षण की अनुमति दी गई है। ऑप्शन बी, इसमें एससी, एसटी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ना तो 1 और ना ही 2। तो कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल इसी समय अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।